यहाँ हम एक कपल से मिलते हैं। हस्बैंड का नाम डार्सी है और वाइफ का नाम डैफ्नी, और ये दोनों म्यूजिक बनाते हैं। फिलहाल दोनों वेल्स के सिमरू जगह के एक आइसोलेटेड केबिन में रह रहे हैं और वहीं पे अपनी म्यूजिक पे काम कर रहे हैं। नाउ इनकी म्यूजिक नॉर्मल नहीं है, रादर ये लोग नेचर के साउंड्स को कैप्चर करते हैं और उससे ही म्यूजिक बनाते हैं, जैसे बर्ड्स के एक साथ उड़ने की आवाज, पानी की आवाज, जंगल की आवाज, जानवरों की आवाज एंड ऑल दैट। शुरुआती सीन में हम डैफ्नी को एक म्यूजिक पे काम करते देखते हैं और तभी लाइट चली जाती है जिससे उसका काम रुक जाता है। डार्सी और डैफ्नी की बातों से हम समझ पाते हैं कि डैफ्नी एक नया रिकॉर्ड बना रही है और फिलहाल उसे कुछ बढ़िया साउंड मिल नहीं रहा। अब उस रात डार्सी को एक नाइट में आता है जहां एक घोस्टली इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा है, जबकि रियलिटी में डार्सी काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस में था और अजीब तरह के साउंड्स निकाल रहा था। डैफ्नी यहाँ डार्सी को इस हालत में देखती है और उसकी साउंड्स रिकॉर्ड कर लेती है। डैफ्नी बाद में इन साउंड्स को सुनती है ताकि वो समझ सके कि आखिर क्यों डार्सी को बार बार नाइट में हंसाते हैं। अब जब डार्सी को पता लगता है कि डैफ्नी उसके आवाज को रिकॉर्ड कर ली है तो वो फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। इससे डैफ्नी भी अपसेट होती है और इनके बीच थोड़ी नाराजगी आ जाती है जो कि टेम्पररी थी। इसके बाद अगेन हम डार्सी को नेचर के साउंड्स रिकॉर्ड करते पाते हैं जब वो एक पर्टिकुलर साउंड से अट्रैक्ट होकर जंगल में चला जाता है। यहाँ वो एक पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ मशरूम्स ऐसे पैटर्न में उगे हुए थे कि वो एक सर्कल बना रहे थे। डार्सी इसी सर्कल के बीच में जाता है और साउंड रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी उसे अजीब फील होता है जिससे वो अपना होश खो देता है। जब डार्सी को होश आता है तो वो फौरन अपने इक्विपमेंट्स उठा के यहाँ से निकल लेता है। नाउ घर जाके जब डैफ्नी इस साउंड को सुनती है तो वो एकदम मंत्रमुग्ध थी, मानो वो जिस अमेजिंग साउंड की तलाश में थी ना वो उसे मिल गया हो। वो इस साउंड से इतनी प्रभावित होती है कि यहाँ डैफ्नी और डार्सी इंटीमेट भी होते हैं। नाउ इंटीमेसी के दौरान डार्सी एक्साइटेड होकर डैफ्नी के बैक को स्क्रैच कर लिया था और बाद में हम डार्सी को इस बात से प्रभावित होते देखते हैं। डार्सी एकदम से अपने हाथ को देखता है, फिर अपने हाथ ऐसे धोने लगता है मानो उसने कुछ गलत किया हो या फिर उसे अपने हाथ से ही घिन आ रही हो। अब ऐसा क्यों है वो आपको थियरी सेक्शन में पता चलेगा। फॉर नाउ डैफ्नी नोटिस करती है कि एक बच्चा थोड़ी देर से इनके घर की तरफ देख रहा था। एनीवेज आगे डैफ्नी म्यूजिक पे अपने कुछ वोकल्स रिकॉर्ड करने लगती है और इसी बीच डार्सी घर के बाहर फील्ड्स में जाता है। वहाँ डार्सी उस बच्चे को देख पाता है जो कि इनके घर की तरफ देख रहा था और डार्सी इस बच्चे को चेज करके पकड़ता है, देन उससे बातें करता है। बच्चे का कहना था कि वो म्यूजिक की आवाज सुन के इस तरफ आया है और पेशे से वो एक हंटर है। बच्चा बताता है कि वो रैबिट्स को फॉरेस्ट में हंट करके खाता है। इनफैक्ट ये बच्चा डार्सी को अपने साथ फॉरेस्ट में ले जाता है ताकि वो ट्रैप्स वगैरह दिखा सके। बच्चा बताता है कि रैबिट्स या किसी भी क्रीचर को ल्योर करने के लिए पहले ये समझना होता है कि वो क्रीचर किस चीज के लिए हंग्री है। एक बार तुम्हें पता चल गया तो वो चीज उस क्रीचर को ऑफर करो जिससे क्रीचर तुम्हारे पास आके ट्रैप में फंस जाएगा। अब दोस्तों ये बच्चा थोड़ी अजीब बातें कर रहा था, लाइक रैबिट्स दो वर्ल्ड्स को जोड़ते हैं, अंडरग्राउंड और रियल वर्ल्ड, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहते हैं, ऑल दैट। जो भी हो डार्सी वापस घर आ जाता है। अब अगली सुबह जब डार्सी उठता है तो ये बच्चा इनके घर पे था और वो डैफ्नी से बातें कर रहा था। वो खुद को इनका नेबर बताता है और डैफ्नी भी बच्चे के साथ अच्छे से पेश आ रही थी। डार्सी बच्चे के घर में आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन डैफ्नी कहती है कि वो यहाँ कभी भी आ सकता है। बच्चे के जाने के बाद नहाते वक्त डैफ्नी यहाँ डार्सी को कन्विंस करती है कि वो बच्चे के साथ अच्छे से पेश आए और उसे साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह सिखाए, क्योंकि शायद वो बच्चा सीखना चाहता है। ऐसे में डार्सी वाकई इस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसे साउंड रिकॉर्डिंग करना सिखाता है, ऑल दैट। ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ फन साउंड रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जैसे मड में वॉक करना, भेड़ की आवाज, इंसेक्ट्स की आवाज एंड ऑल दैट। अब अगले दिन बच्चा फिर से इनके घर आता है और इस बार वो डैफ्नी के लिए एक रैबिट हंट करके लाया था। इसके अलावा बच्चा कुछ गॉड्स ब्लॉसम फ्लावर्स भी लेके आया था जिसका टी बना के डैफ्नी पीती है। बच्चा कहता है कि ये फ्लावर ट्लाइविथ टेग को दूर रखता है और क्योंकि इनके घर के बाहर ये फ्लावर बहुत ज्यादा है तो दे आर सेफ। बच्चा ये भी कहता है कि जरूर घर के प्रीवियस ओनर को ट्लाइविथ टेग से इश्यूज होंगे, इसलिए वो इतने गॉड्स ब्लॉसम्स प्लांट किया है। एंड सिंस ये बहुत ज्यादा है तो बच्चा इनकी मदद कर सकता है थोड़े फ्लावर्स को बर्न करने में। ये सुन के डार्सी और डैफ्नी थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें ये तक पता नहीं था कि ट्लाइविथ टेग होता क्या है। और इससे बच्चा कहता है कि वो ओल्ड वंस है और अब इस दुनिया में कुछ ही बचे हैं। ऑफ कोर्स डार्सी एंड डैफ्नी को इस ट्लाइविथ टेग की बातें सुपरस्टिशन लगती हैं और वो लोग इस बात को टाल देते हैं। स्टिल बच्चा इन्हें अपने साथ जंगल दिखाने ले जाता है और यहाँ वॉइस ओवर में वो कह रहा होता है कि इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक वेल यानी पर्दा जैसा कुछ है जिसे क्रॉस किया जा सकता है। वो ये भी कहता है कि अगर आप फेरीज को आने देंगे तो वो आपको ऐसे प्लेसेस की तरफ गाइड करेंगे जिससे आप डरते हो। खैर ये बच्चा डैफ्नी और डार्सी को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ वो मशरूम वाला सर्कल था और वो डार्सी को सर्कल के अंदर जाने से मना करता है। वो कहता है कि ये एक फेरी सर्कल है जिसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बच्चा बताता है कि उसका एक छोटा भाई
सिपाही था जो कि कई सालों पहले रेंगते हुए फेरी सर्कल में एंटर कर गया था, जिसके बाद वो काफी तेजी से ग्रो किया, किसी टोड की तरह ब्लोट हो गया और कुछ दिनों बाद नहीं बचा। बच्चे के हिसाब से उसका भाई हमेशा के लिए एनविन यानी कि द डीप में चला गया। ऑफ कोर्स डार्सी को इन बातों पे भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि जंगल के जो लोग होते हैं वो ऐसी कहानियां बुनते हैं और तब बुनते हैं जब आसपास कोई अननोन बीमारी से खत्म हो जाए, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए। नाउ आई नो इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ वेल्श फोकलोर की काफी रेफरेंसेस दी जा रही हैं, और इसीलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं फोकलोर पे थोड़ी बातें कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर ट्लाइविथ टेग की बातें करें तो ये वेल्स की फोकलोर का एक मैजिकल और मिस्टीरियस क्रीचर है, जिसे लोग अक्सर वेल्श फेरीज भी कहते हैं। ये बीइंग्स वेल्स के डीप फॉरेस्ट, लेक्स एंड माउंटेन्स में रहते हैं और उनके बारे में माना जाता है कि वो कभी इंसानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो कभी उन्हें अपनी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ समय रुक जाता है। उनका अपीयरेंस ह्यूमन जैसा होता है, लेकिन वो ज्यादा ब्यूटीफुल और इंचैंटिंग होते हैं। कुछ कहानियों में कहा गया है कि टाइलविथ टेग रात के टाइम डांस करते हैं मूनलाइट में, और अगर कोई इंसान उनका डांस ज्वाइन करे तो वो कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं लौटता। ये फेरीज इंसानों को रिवॉर्ड भी करती हैं अगर वो उनके साथ काइंडनेस से पेश आए, लेकिन उन्हें चीट करने पे वो शाप भी दे सकती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एनविन एंड फेरी सर्कल। एनविन वेल्स की माइथोलॉजी का एक हिडन और मिस्टिकल रिल्म है, एक ऐसी जगह जिसे अदर वर्ल्ड कहते हैं। ये दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ न दुख है, न बीमारी, न मौत। कुछ लोग इसे पैराडाइज कहते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि ये एक डेंजरस जगह है जहाँ पावरफुल स्पिरिट्स एंड रूलर्स जैसे कि एरेविन राज करते हैं। एनविन में समय अलग तरह से चलता है। अगर कोई वहाँ कुछ दिन गुजारता है तो वापस आके देखता है कि इंसानों की दुनिया में साल बीत चुके हैं। लेजेंड्स के हिसाब से एनविन के दरवाजे कभी कभी ओपन होते हैं वेल्स के हिल्स, लेक्स और केव्स के थ्रू, लेकिन उन्हें क्रॉस करना लाइफ चेंजिंग होता है, क्योंकि बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ फेरी सर्कल एक और मिस्टिकल एलिमेंट है सेल्टिक और वेल्श फोकलोर का। ये सर्कल बेसिकली एक जगह होता है जहाँ फेरीज रात को डांस करती हैं और सुबह तक उनके डांस से ग्राउंड पे एक परफेक्ट सर्कुलर मार्क बन जाता है, जिसे लोग फेरी रिंग कहते हैं। ये रिंग्स नेचर में मशरूम के फॉर्म में भी मिलते हैं। लोग मानते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से सर्कल में चला गया तो वो फेरीज के स्पेल में फंस जाता है। उसके लिए वहाँ कुछ घंटे ही होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में साल बीत जाते हैं। फेरी सर्कल एक वार्निंग भी है। हर ब्यूटीफुल चीज हार्मलेस नहीं होती और कभी कभी नेचर के मैजिक के पास जाना खुद को खो जाने के बराबर है। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, डार्सी और डैफ्नी इस बच्चे के साथ वापस घर पे आते हैं, जहाँ डैफ्नी उसे अपनी पुरानी रिलीज्ड एल्बम्स वगैरह दिखाती है। एल्बम्स की फोटोज देख के बच्चा कहता है कि डैफ्नी वाइल्ड गॉड्स की तरह है, जो कि कभी पकड़ी नहीं जानी चाहिए, वो कभी डोमेस्टिकेट नहीं होनी चाहिए। डैफ्नी इन बातों का अर्थ समझ नहीं पाती और इसे इग्नोर करती है। आगे ये बच्चा अजीब पर्सनल सवाल करने लगता है, लाइक डैफ्नी को अब तक बच्चा क्यों नहीं है। डैफ्नी इस सवाल पे अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन बच्चा कहता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए डैफ्नी चाहे तो इस बच्चे की माँ बन सकती है। इनफैक्ट ये बच्चा डैफ्नी को मैम यानी कि माँ कह के पुकारने लगता है। इसके बाद ये बच्चा अपनी माँ की एक ललाबाई गा के सुनाता है, जो कि उसकी माँ उसके लिए गाया करती थी, और डैफ्नी इस साउंड को रिकॉर्ड कर लेती है। डार्सी के हिसाब से ये ललाबाई किसी स्पेल की तरह साउंड कर रही थी। अब रात को डार्सी उस रैबिट के स्किन को हटाने की कोशिश करता है, जो कि बच्चा इनके लिए यहाँ लेके आया था, लेकिन डार्सी ऐसा कर नहीं पाता। दिन सोने के बाद डार्सी को अगेन एक नाइट में आता है, जहाँ वो फिर से उस अजीब घोंसली आदमी को देखता है, जो कि कुछ तो अजीब खा रहा था। यहाँ में एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चा डैफ्नी को एक नुकीली कांटों वाली हेडफोन देता है, जिसे पहनने के बाद डैफ्नी के कान से खून निकल जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सब नाइट में ऐसे थे। अब अगली सुबह बच्चा वापस इनके घर आता है एंड डार्सी वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि ये कोई समय नहीं था किसी के घर पे आने का। इस बात को सुन के बच्चा भड़क जाता है, सेइंग कि डैफ्नी बोली थी कि वो यहाँ कभी भी आ सकता है। बच्चा इस बात पे और भड़कता है कि डार्सी रैबिट को बस थोड़ा स्किन करके सरने के लिए छोड़ दिया। बच्चे का कहना था कि वो उस रैबिट को पकड़ा था, मारा था, लेकिन डार्सी इसका इस्तेमाल नहीं किया, उसे बर्बाद कर दिया। डार्सी बच्चे को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ये बच्चा जोर जोर से डैफ्नी डैफ्नी चिल्लाने लगता है। ऐसे में डैफ्नी आती है और वो बच्चे को गले लगाती है। बच्चा कहने लगता है कि प्लीज मुझे वापस मत भेजो, इवन इफ मैं इस जगह को बिलोंग नहीं करता। डैफ्नी उसे काम डाउन करती है और उसके साथ जंगल में जाती है। यहाँ बच्चा पहले रैबिट की काइंड ऑफ छोटी फ्यूनरल करता है, फिर डैफ्नी को जंगल में साउंड सुनाने ले जाता है। डैफ्नी इस बच्चे के पीछे पीछे एक केव जैसी जगह में एंटर करती है और इन दोनों के पीछे डार्सी भी चुपके से आ गया था। अब बच्चा तो डैफ्नी को केव के उस पार लेके चला जाता है, लेकिन डार्सी केव में भटक जाता है। डार्सी बार बार डैफ्नी को आवाज लगाता है और उसकी आवाज केव में गूंज रही थी। डैफ्नी को भी कुछ तो गूंजती आवाज आती है, लेकिन बच्चा उसे केव के उस पार लेके एक अजीब सी जगह पे लाता है, जहाँ ट्रीज ऐसे थे मानो जाइंट क्रीचर्स बैठे हों। वो कहता है कि ये विंडोज ऑफ द वुड्स है और वो इन्हें डैफ्नी के लिए गाने को कह सकता है, अगर डैफ्नी प्लीज बोले तो। डैफ्नी प्लीज कहती है और ये बच्चा कुछ तो स्पेल बोलता है, जिससे यहाँ तेज हवा चलने लगती है, which was producing a weird sound.
डैफ्नी तुरंत इस साउंड को रिकॉर्ड करने लगती है। वहीं डार्सी केव के अंदर साउंड वाइब्रेशंस फील कर पाता है। डार्सी को ऐसा लगता है मानो बच्चा कह रहा है कि डार्सी के अंदर कुछ तो रॉटन है जो कि अब डैफ्नी पे भी फैलने लगा है। अगर डार्सी को ये सरन रोकना है तो उसे गिरना पड़ेगा। ऐसे में डार्सी अपने सामने एक स्टोन के पास जाता है जिसमें पानी कलेक्टेड था और डार्सी अपना सर पानी में डाल लेता है। यहाँ डार्सी को फिर से नाइट में आता है जहाँ वो अगेन उसी घोस्टली आदमी को देखता है जो कि फिर से कुछ तो खा रहा था। डार्सी इस बार आदमी को डैड कह के संबोधित करता है और ये आदमी डार्सी के मुंह में कुछ तो खिलाने लगता है। तभी डार्सी को होश आता है और वो अपना सर पानी से निकालता है। दूसरी तरफ डैफ्नी अपने होश खो दी थी और जब उसे होश आता है तो वो बच्चे को छोड़ के घर की तरफ भागती है। बच्चा बार बार कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ और डैफ्नी भी ज्यादा दूर जा नहीं पाती एज वो जंगल में भटक गई थी। ऐसे में डैफ्नी हार के बच्चे से कहती है कि वो उसे घर तक लेके जाए। बच्चा अगेन डैफ्नी से प्लीज बुलवाता है और यहाँ वो डैफ्नी को बार बार मैम कह रहा था, मतलब माँ। जो भी हो डैफ्नी बच्चे के साथ घर आ जाती है। वहीं डार्सी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पहले डैफ्नी थी। डार्सी को यहाँ रिकॉर्डिंग के टेप्स मिलते हैं। देन डैफ्नी के रिकॉर्ड का कवर मिलता है जिससे डार्सी हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ा के डार्सी एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसके पैर पे चोट आती है। वहीं घर पे बच्चा आराम से नहा रहा था लेकिन डैफ्नी वाज वरीड कि उसका पति डार्सी कहाँ है। डैफ्नी बच्चे को घर से जाने को कहती है लेकिन वो कह रहा था कि उसे दूध पीना है, ही इज हंग्री। इतना काफी नहीं था तो ये बच्चा बेड पे जाके सो जाता है और रात को डैफ्नी से गुड नाइट किस भी देने को कहता है। डैफ्नी ऐसा ही करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब देर रात फाइनली डार्सी घर वापस आता है और उसे देखकर डैफ्नी काफी रोती है। डैफ्नी डार्सी को बताती है कि कैसे बच्चा घर से जा ही नहीं रहा। गुस्से में डार्सी और डैफ्नी जबरदस्ती इस बच्चे को बेड पे से घसीट कर घर से बाहर फेंक देते हैं। बच्चा यहाँ कह रहा होता है कि ये मेरा घर हो सकता है, हम सभी यहाँ रह सकते हैं, ऑल दैट। डार्सी कहता है कि हम तुम्हें नहीं जानते, इनफैक्ट हमें तुम्हारा नाम तक नहीं पता। इस पे बच्चा कहने लगता है कि तुम ही मुझे कुछ भी नाम दे दो एंड देन चिल्लाते हुए थक हार के यहाँ से चला जाता है। बच्चे के जाने के बाद डैफ्नी यहाँ डार्सी के पैर की मरहम पट्टी करती है और डार्सी डैफ्नी से कहता है कि वो एक बात हमेशा अपने अंदर रखा है जो कि वो आज तक किसी को नहीं बताया है। डार्सी के हिसाब से वो बात बोलने से शायद चीजें रियल हो जाए और ऐसे भी डार्सी को हमेशा मन करता है कि वो अर्थ में मेल्ट हो जाए यानी खत्म हो जाए। अब इससे पहले डार्सी इस बात के बारे में कुछ और बताता, ये लोग घर के बाहर आग नोटिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चा इनके घर के बाहर वाले गोर्स ब्लॉसम को जला दिया था जो कि उसके हिसाब से ट्लाइविथ टेक को दूर रखते हैं। इस आग के इफेक्ट से हमें पूरा घर जलते हुए नहीं रादर मेल्ट होते हुए दिखाया जाता है। अब अगले सीन में ये बच्चा वापस घर में आता है और अब ये घर बिल्कुल डिफरेंट था। आई मीन यहाँ हर जगह पेड़ पौधे उगे हुए थे, मशरूम्स उगे हुए थे, स्नेल्स थे और ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर ही जंगल हो। बच्चा डार्सी और डैफ्नी के बेडरूम में जाता है जहाँ दोनों बड़े प्यार से उसे अपने साथ बेड पे सुलाते हैं। ये दोनों ऐसे एक्ट करते हैं मानो ये बच्चा एक्चुअली में उनका अपना बच्चा हो। इस पॉइंट पे हमें फिल्म का एक पुराना सीन दिखाया जाता है, वो सीन जब ये बच्चा डार्सी को रैबिट हंटिंग के बारे में बता रहा था। तब बच्चा बोला था कि रैबिट पकड़ने के लिए पहले ये समझना होता है कि रैबिट को आखिर क्या चाहिए, उसी चाहत को बेट बनाना होता है। खैर प्रेजेंट में ये तीनों इस जंगल वाले घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये लोग रैबिट से खेल रहे होते हैं, स्लाइम जैसे वाटर से बच्चे को नहला रहे थे, फिर लोग बच्चे के साथ खेल रहे थे, इन जनरल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद डार्सी बच्चे को एक कहानी सुनाता है टू हेल्प हिम स्लीप। कहानी एक खरगोश की थी जिसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन खरगोश तो अंडरग्राउंड रहता है ना, तो उसे अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। खरगोश इसलिए डरता था क्योंकि वो अकेला था, लेकिन फिर रैबिट का एक वाइज ओल्ड फ्रेंड था विच वाज अ बैट यानी चमगादड़। वो चमगादड़ रैबिट से कहता है कि अगर तुम आंख की जगह कान से देखने लगो तो देयर इज नो सच थिंग एज डार्कनेस। रैबिट जब अपनी आईज क्लोज किया तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई थी जो कि द डीप से आ रही थी। माँ कह रही थी कि माई लव, अब घर वापस आने का वक्त आ गया है और अब तुम साइलेंस की लैंग्वेज सीख लो, मेरे पास वापस आ जाओ, मेल्ट विद अर्थ एंड बिकम वन विथ मी। हम वापस पुनर्जन्म लेंगे एज वन क्रीचर, मे बी ए मशरूम और ए ह्यूमन। बेसिकली माँ रैबिट को अपने पास बुला रही थी और इस कहानी को सुन के बच्चा सोने लगता है। फिर इस बच्चे के आंख हाथ सब से एक पीली गाढ़ी लिक्विड निकलती है और अगले ही क्षण उस बच्चे की जगह पे एक रैबिट था। डैफ्नी और डार्सी इस रैबिट को उठा के बाहर ले जाते हैं और उसे एक छोटा सा फ्यूनरल देते हैं, ठीक उस जगह पे जहाँ पे वो मशरूम वाला सर्कल था। इसके बाद हम डार्सी को फिर से साउंड रिकॉर्डिंग करते देखते हैं जहां वो फाइनली माइक में अपनी सीक्रेट रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि वो डैफ्नी को सामने से नहीं बता सकता था, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी।